ओके नाउ अब हम समझ चुके हैं कि जब हम किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, मतलब डाइल्यूट करने का मतलब उसमें हम वाटर का एडिशन करते हैं। सो इन दैट केस वहां पर क्या होता है कि मोल ऑफ सॉल्यूट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, इस पॉइंट को समझना था आपको, जो कि बहुत अच्छे तरीके से अब आप समझ चुके हो। ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन, इन द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन the moles of solute present in the solution remains constant। ठीक है, अब देखो, तो अब आपको यहाँ से क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। डाइल्यूशन का मीनिंग अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, डाइल्यूशन का मतलब क्या कि उसके अंदर पानी डाल देना। पानी डालने से क्या होगा, उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। दूध वाला एग्जांपल याद करो, मैंने बताया था कि 1 लीटर के दूध में अगर कोई 100 ml पानी मिला रहा है, ठीक है, तो दूध का कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं खराब होगा। बट 1 लीटर दूध में वो 5 लीटर पानी मिला रहा है, तो दूध एकदम फीका हो जाएगा, उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, काम करो, एक और एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल से देखते हैं डाइल्यूशन का क्या मतलब होता है। ठीक है, आप बताना। ठीक है, हमने दो ग्लास लिया है। ठीक है, यहाँ पर हमने डाला नमक। ठीक है, और नमक आपको पता है क्या होता है, सॉल्यूट। ठीक है, कितना नमक डाला है, 2 ग्राम। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, हमारे पास 2 ग्राम नमक है, यहाँ पे भी 2 ग्राम नमक है। ओके, ओके। अब देखिए, अब इसके अंदर हमने पानी डाला। ओके, कितना पानी है, अभी फिलहाल इसके अंदर 500 ml पानी है। ठीक है, अब क्यों इसके अंदर 500 ml पानी है, एक काम करते हैं, तो कम करके 200 करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से देखो और समझो। अभी इसके अंदर 200 ml पानी है। ठीक, इसके बाद हमने इसके अंदर और पानी ऐड कर दिया, मतलब क्या किया, इसको डाइल्यूट किया। ठीक है, अब हम इसको डाइल्यूट करके यहाँ पे 1500 ml कर दिए। अब बताइए कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा नमकीन लगेगा। ठीक है, ये हमारा है सॉल्यूशन ए है। ठीक है, ये हमारा है सॉल्यूशन बी है। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 200 ml पानी में 2 ग्राम नमक है। ठीक है, और यहाँ 500 ml पानी में 2 ग्राम नमक है। इसका मतलब नमक का अमाउंट, नमक का कंसंट्रेशन हमें ज्यादा कहाँ मिल रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ NaCl हमें ज्यादा कहाँ मिल रहा है, इन सॉल्यूशन ए में, इन सॉल्यूशन ए में। ठीक है, सो इसीलिए यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन ए जो होगा वो मोर सॉल्टी रहेगा। क्या ये बात समझ पाए? ठीक है, क्या ये बात समझ पाए? इसका मतलब क्या होता है कि हम जितना ज्यादा डाइल्यूट करते हैं, जितना ज्यादा डाइल्यूट करते हैं उतना ज्यादा उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है। ठीक है, जैसे अभी हमने सीखा कंसंट्रेशन निकालना, अभी हमने कंसंट्रेशन निकालना सीखा ना, इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। तो अगर हम इसका मोलैरिटी निकाले तो क्या होगा, सपोज कर लो इसका मोल्स क्या हो जाएगा, 2/58.5। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2/58.5, इतना मोल्स हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 200 इंटू 1000 हो जाएगा, ये ml में है क्योंकि। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/58.5 इंटू 200 इंटू 1000। ठीक है, इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो देखो यहाँ पे क्या आता है आपका अमाउंट, 2000 डिवाइडेड बाय 58.5 डिवाइडेड बाय 200, ये आता है 0.17। ये आता है 0.17, इसका यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना है, 0.17। और सेम कंसंट्रेशन हम अगर यहाँ के लिए निकालते हैं, 2/58.5 इंटू 500, 1500 इंटू 1000।
ठीक है, अगर सेम कंसंट्रेशन हम यहाँ के लिए निकालते हैं तो देखिए कितना डिफरेंस आएगा। ये 0.02, देख रहे हो कि यहाँ पे कंसंट्रेशन, ये जो M2 कंसंट्रेशन है और ये M1 कंसंट्रेशन है, अब देख रहे हो फर्क क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो हमारा कंसंट्रेशन है M1, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा कंसंट्रेशन है M1 वो है 0.17, और लेकिन यहाँ पे जो हमारा कंसंट्रेशन है दैट इज आफ्टर डाइल्यूशन वो है 0.02। इसका मतलब क्या हुआ कि कंसंट्रेशन अब कम हो गया। कंसंट्रेशन कम हो गया मतलब अभी जैसे हमने दूध वाला एग्जांपल देखा था कि कंसंट्रेशन यहाँ पे कम हो गया, इसका मतलब वो चीज क्या हो गई, फीकी हो गई, फीकी हो गई। उसी तरीके से यहाँ पे भी हमने क्या किया, कंसंट्रेशन को कम कर दिया, कंसंट्रेशन को यहाँ पे कम कर दिया। यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है तो जहाँ ज्यादा है मतलब वहां पे ज्यादा नमकीन लगेगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है तब कम नमकीन लगेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक एग्जांपल से और सोचो, एक अब आप इमेजिन करो, आपने क्या किया है, आपने क्या किया है कि एक चम्मच पानी लिया, एक चम्मच पानी लिया, उसमें आपने 2 बूंद नींबू डाल दिया। ठीक है, अब पानी कैसा लगेगा, खट्टा। अब आपने एक बाल्टी पानी लिया, उसमें 2 बूंद नींबू डाल दिया। ठीक है, तो आपको पानी कहाँ पर ज्यादा खट्टा लगेगा, चम्मच वाला ना। बिल्कुल, क्यों, क्योंकि वहां पर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसी को हम डाइल्यूट कर देते हैं एक बकेट के पानी में तो उसका कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाएगा। मतलब कंसंट्रेशन जहाँ पे कम वहां पे इफेक्ट उसका कम। ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है तो यहाँ पे पानी ये कम नमकीन लगेगा, लेकिन यहाँ पे पानी हमको ज्यादा नमकीन लगेगा इन केस ऑफ M1 मोलैरिटी। क्लियर हो रहा है। तो अब यहाँ से हम आप देखिए हम क्या समझे कि जब हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, जब हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, ठीक है, तो उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, और यहाँ पे लिखना होगा एट फिक्स टेम्परेचर। ठीक है, जब हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, धीरे धीरे डिक्रीज कर जाता है। क्लियर। नाउ अब यहाँ पे हमने एक और बात सीखी। पहले से क्या हमको पता था, जब हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो उसका नंबर ऑफ मोल्स फिक्स होता है। अब हमको एक और बात पता चला कि जब हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, और एक बात नोटिस करिए कि जब हम कंसंट्रेशन को डाइल्यूट कर रहे हैं तो इसमें पहले का वॉल्यूम कितना था, दैट इज V इनिशियल, ये कितना था हमारे पास 200, और V फाइनल हमारे पास कितना आ रहा है 500। मतलब कि ऑन डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन, ठीक है, हमको वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स हमारे कांस्टेंट रहेंगे। क्लियर है एकदम। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे लिखते हैं कि ऑन डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन, on diluting the solution, the volume of the solution is increases. Okay, on diluting the solution, the concentration, the concentration of the solution is decreases। ठीक है, ये 2 पॉइंट समझ में आ रहा है कि जब भी हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा होता है, और यहाँ पे हमारा कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा होता है। ये 2 पॉइंट को आपको कंसिडर करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम इसका एप्लीकेशन क्वेश्चंस में कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको कंसंट्रेशन का चीजें समझ में आ गया। अब हम अपने एनसीईआरटी बुक में आते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है कंसंट्रेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, चलो सपोज वी हैव 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस सेइंग NaOH। ठीक है, आपके पास 1 मोल NaOH, 1 मोलर
NaOH का सॉल्यूशन है एंड वी वांट टू प्रिपेयर 0.2 m सॉल्यूशन फ्रॉम इट, और हम हमारे पास 1 मोलर का सॉल्यूशन है NaOH का, और उसको हमको 0.2 मोलर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से आप देख पा रहे हो कि पहले हमारे पास 1 मोलर सॉल्यूशन था, ठीक है, और अब हमको करना है उसको 0.2 मोलर, मतलब हमको उसका कंसंट्रेशन को करना है कम। अब जब आप कंसंट्रेशन को कम करते हो तो मतलब आप क्या करोगे, यहाँ पे डाइल्यूट करोगे उसको, उसके अंदर और पानी ऐड करोगे। क्लियर है? देखो, 1 molar NaOH means 1 mole of NaOH present in 1 liter of solution, ठीक। For 0.2 molar solution, we require 0.2 moles of NaOH dissolved in 1 liter of solution। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन को कम करने की बात हो रही है। 1 मोलर का मतलब क्या होता है, जब मोलैरिटी 1 होती है, अभी मैंने बताया था कि व्हाट इज 1 मोलैरिटी। 1 मोलैरिटी मतलब कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है 1 लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है। और तो यहाँ पे NaOH का मोलैरिटी कंसंट्रेशन कितना है, 1 मोलर। इसका मतलब यहाँ पे 1 मोल ऑफ NaOH डिसॉल्व है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। अब बोला कि अब हमको उसको कन्वर्ट करना है 0.2 मोलैरिटी में, तो 0.2 मोलैरिटी का मतलब क्या हुआ, 0.2 मोलैरिटी का मतलब हुआ कि 0.2 मोल ऑफ NaOH डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर, अब सॉल्यूशन में 0.2 मोल्स डिसॉल्व है, मतलब यहाँ पे पहले 1 लीटर में 1 मोल डिसॉल्व था, पहले 1 लीटर में 1 मोल डिसॉल्व था, अब 1 लीटर में 0.2 कम हो गया ना, मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। ओवरऑल से यही मतलब निकल रहा है कि हमें पहले कंसंट्रेशन 1 लीटर में ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट था, अब 1 लीटर में कम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, कंसंट्रेशन ओवरऑल क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो hence for making 0.2 molar solution from 1 molar solution, we have to take that volume of 1 molar NaOH solution, ठीक है। अब which contains 0.2 mole of NaOH and dilute the solution with water। समझ में आ रहा है क्या लिखा है यहाँ पे, dilute the solution with water, ठीक है। क्लियर हो रहा है होपफुली, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। Now, how much volume of concentrated 1 m NaOH should be taken which contains 0.2 mole of NaOH can be calculated as follows। अब यहाँ पे बोला गया है कि अब हमारे पास गिवन क्या है, 1 मोलर सॉल्यूशन है, 1 मोलर NaOH का सॉल्यूशन है, हमारे पास यही गिवन है, ठीक है। सो अब बोला गया है कि वहां से हमको 0.2 मोलर बनाना है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आया कि हमको 1 मोलर से 0.2 मोलर पे आना है। सो हम 1 मोलर का कितना वॉल्यूम लेंगे और उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ पानी ऐड करेंगे ताकि वो हमारा कन्वर्ट हो जाए 0.2 मोलर सॉल्यूशन में। समझ में आ रही है बात? अब देखो यहाँ पर देखो कैसे क्या क्या बोला है, ठीक है। इफ 1 मोल इज प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 ml, देन 0.2 मोल इज प्रेजेंट इन 200 ml, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मल कैलकुलेशन है, देख लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। देखो, जिसको जिसको समझ में आ रहा है वो तो समझ जाएगा फटाफट, ठीक है। अब लिखा है कि thus 200 ml of 1 molar NaOH are taken and enough water is added to dilute it to make it 1 liter। In fact, for such calculation a general formula M1V1 M2V2, ये है लॉ ऑफ डाइल्यूशन का फॉर्मूला है, ठीक है। ये क्या होता है M1V1, देखो, where m and v are molarity and volume respectively can be used to calculate in this case m1 equals to 0.2 m, v1 is equals to 1000 molar and m2 is equals to 1 मोलर और v2 is equals to कैलकुलेट। देखो यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लगा दिया, इसने तो कुछ किया भी नहीं। Note that the number of moles of solute NaOH was 0.2 in 200 ml and it is remains the same। इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिएगा जो मैंने अभी बताया कि ऑन डाइल्यूशन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे कुछ खास बात बताई नहीं गई है। अब देखो इस चीज को अच्छे से समझते हैं और ये आपका एक क्वेश्चन है, इसे भी हम करेंगे प्रैक्टिस। पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से समझो प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है। स्लाइड्स कम हो गई, स्लाइड्स लगाना होगा। चलो, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि जब आप किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हो, ठीक है, सो वहां पे क्या क्या होता है। देखो, सपोज कर लो ये हमारा था NaOH का सॉल्यूशन, ठीक है।
ठीक है। इसका मोलैरिटी गिवन है 1 मोलर। ठीक, अब यहां से आपको बनाना है इसको, अब इस NaOH को सॉल्यूशन को आपको यहाँ से बनाना है 0.2 मोलर में बनाना है। तो आप क्या करोगे, अब आपको पता है कि आप यूज करोगे डाइल्यूशन का। डाइल्यूशन का मतलब क्या, पानी ऐड करोगे। ठीक है, यहाँ पे मोर कंसंट्रेटेड, यहाँ पे लेस कंसंट्रेटेड, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे ये है V इनिशियल और ये है V फाइनल। अब आपको पता है कि जब हम यहाँ से डाइल्यूट कर रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, वाटर का एडिशन करेंगे। सो ऑन यहाँ से ये हमारा हो रहा है डाइल्यूशन, और हम डाइल्यूशन में क्या करेंगे, एडिशन ऑफ वाटर। वाटर का ऐड करेंगे तो इसीलिए हमारा क्या होगा बताओ, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, मतलब V फाइनल ज्यादा होगा V इनिशियल से, तभी तो वो डाइल्यूट हो रहा है। ठीक, एक पॉइंट ये। सेकेंड पॉइंट ये कि अब हमको यहाँ से क्या दिख रहा है कि 1 मोलर से 0.2 मोलर हो रहा है, मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन कम हो रही है। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट क्या है कि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl जितना हमारे पास है, और यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl जो है, ठीक है, दैट इज N फाइनल, और ये हमारा क्या होगा, N इनिशियल। सो ये हमारा क्या होगा, इक्वल रहेगा। तो इसी को यूज करते हुए हम देखेंगे कि डाइल्यूशन के सवाल को कैसे बनाते हैं। ओके, नाउ अब यहां से देखो, अब लिखेंगे हम सीधा सीधा, ऑन डाइल्यूशन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ the number of moles of solute remains same in the solution। ये बात हमको पता चल गया। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल फाइनली। ओके, सो अब आप बोलोगे कि यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं मोल इज इक्वल्स टू गिवन वेट बाय मोलर मास। नहीं, ये फॉर्मूला भी हमको नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है यहाँ पे ये फॉर्मूला, तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे मोल्स निकालने के लिए। ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे कंसंट्रेशन का फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारा कंसंट्रेशन का फॉर्मूला है। सो यहाँ से हम मोल्स निकालेंगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000। अब आप बोलो ये फॉर्मूला क्यों लगाया मैंने, ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया। इसीलिए ये फॉर्मूला लगाया क्योंकि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो पैरामीटर है वो कंसंट्रेशन मोलैरिटी के टर्म्स में है। ठीक है, वो वॉल्यूम के टर्म्स में है। ठीक है, तो हम वो फॉर्मूला लगाएंगे जिसके अंदर हम सारा चीजों को कवर कर सके। ठीक है, अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं मोलर मास, सॉरी गिवन वेट बाय मोलर मास, तो हम इसमें उस पैरामीटर्स पर काम नहीं कर सकते। हम हमारे पास वो सारी डिटेल्स नहीं गिवन होगी। लेकिन यहाँ पर जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं सेकंड वाला, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि मोलैरिटी हमारे पास गिवन है जो चेंज हो रही है, वॉल्यूम हमें पता होगा जो चेंज हो रहा होगा। सो हम इसीलिए इस पैरामीटर के ऊपर काम करेंगे। अब देखिए, अब हम मोल इनिशियल को, अब हम यहाँ पे इनिशियल मोल को क्या लिख सकते हैं, देखो क्या हम इनिशियल मोल को लिख सकते हैं, यहाँ से देखो, अब हमको पता चल गया ये फॉर्मूला लगाना है। सो हम इनिशियल मोल्स के लिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मोलैरिटी इनिशियल इंटू वॉल्यूम इनिशियल डिवाइडेड बाई 1000। उसी तरह एन फाइनल के लिए हम क्या लिख सकते हैं, मोलैरिटी फाइनल इंटू वॉल्यूम फाइनल डिवाइडेड बाई 1000। ये तो हम लिख सकते हैं ना, बहुत ही बढ़िया। सो अब हम क्या करते हैं, इनिशियल मोल्स को अब हम एम आई वी आई डिवाइडेड बाई 1000 चलेगा, और यहाँ पे एम एफ वी एफ डिवाइडेड बाई 1000 चलेगा। अब हम यहाँ से 1000 को काट दिए तो हमारे पास ये निकल के आया कि M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2, फिर इनिशियल MIVI इक्वल्स टू MFVF। ठीक है, और यहाँ पे MIVI क्या है कि MI है हमारा इनिशियल मोलैरिटी, इनिशियल मोलैरिटी है। ठीक है, VI क्या है हमारा, VI है हमारा इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है,
उसी तरीका से एम एफ क्या है हमारे पास, that is इनिशियल सॉरी फाइनल मोलैरिटी, फाइनल मोलैरिटी। एंड हमारा वी एफ क्या है, that is फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ये हम ये हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया है। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को यूज करके हमको वो क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन अब हमारे पास क्या था, क्वेश्चन था कि हमारे पास NaOH का सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसका मोलैरिटी हमारे पास गिवन है 1 मोलैरिटी। ठीक है, 1 मोलैरिटी गिवन है। अब हमको इसके अंदर कितना वाटर ऐड करेंगे ताकि ये 2 मोलैरिटी का हो जाए, सॉरी 0.2 मोलैरिटी का हो जाए। ठीक है, सो अब देखो, अब यहां से हमको क्या पता है, यहां से हमको ये पता है कि 1 मोलैरिटी NaOH का मतलब 1 मोलर, 1 मोलर NaOH का मतलब क्या होता है कि 1 मोल NaOH जो है वो डिसॉल्व है 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 0.2 मोल, 0.2 मोलर का, मोलर NaOH का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे हमारे पास 0.2 मोल NaOH जो है, 0.2 मोल NaOH जो है वो डिसॉल्व है 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। ओके, सो यहाँ से अब हमको क्या दिख रहा है, यहाँ से अब आपको एक चीज को कंसीडर करना है कि हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन क्या था, 1 मोलर। ठीक है, यहाँ से हमारे पास फाइनल कंसंट्रेशन क्या था, 0.2 मोलर। ठीक है, अब क्योंकि हमारा फाइनल फाइनल सॉल्यूशन जो है वो 0.2 मोलर का है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे कि 0.2 मोलर है, और इसीलिए हम इसका फाइनल वॉल्यूम भी क्या कंसीडर करेंगे, 1000 ml कंसीडर करेंगे। मतलब हम इस वॉल्यूम पे को लेंगे, हम इस वॉल्यूम को नहीं लेंगे। सो अब हम यहाँ पे ले रहे हैं कि हम VI कितना लेंगे ताकि हमारा फाइनल वॉल्यूम जो है वो हो जाए 1000। अब देखो, सपोज कर लो हमने x वॉल्यूम ले लिया। ठीक है, VI हमने क्या किया, x वॉल्यूम लिया। ठीक है, अब इसके अंदर हमने वाटर का एडिशन किया है। ठीक है, इसके अंदर हमने वाटर का एडिशन किया है ताकि जो फाइनल वॉल्यूम है वो हमारा 1000 ml है। फाइनल वॉल्यूम क्या है हमारा, 1000 ml है। ठीक है, अब देखो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब तो ये काफी सिंपल हो गया। अब देखो M1 MIVI इज इक्वल टू MF VF। सो MI क्या हो गया 1, VI क्या हो गया x, MF क्या हो गया 0.2 और VF क्या हो गया 1000। तो यहाँ से x हमारे पास कितना निकला 0.2 इंटू 1000, दैट इज 200 ml। इसका मतलब हमने ये जो सॉल्यूशन लिया है वो कितना लिया है, 200 ml लिया है। ठीक है, और इस 200 ml सॉल्यूशन को ले करके और इसके अंदर हमने 800 ml पानी मिलाया है। 800 ml क्या किया है इसमें, एडिशन ऑफ वाटर, 800 ml पानी मिला दिया। ठीक है, अब ये जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन दिया वो कितना दिया, 1000 ml का ये सॉल्यूशन दिया, दैट इज वी फाइनल। और अब 800 ml पानी मिलाने के बाद हमारे पास क्या हुआ कि इसका 1 मोलर का जो सॉल्यूशन था अब 0.2 मोलर में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे हमने कितना एडिशन किया वाटर का, हाँ बताओ कितना। तो यहाँ पे कितना पानी मिलाया गया है, तो ये हमारा 800 ml पानी में है। क्लियर है, सो ये हमने क्या किया, इसको डाइल्यूट किया। क्लियर है, so, इसी को लिख देगा कि डाइल्यूटेड टू 1000 ml। ठीक है, डाइल्यूटेड टू 1000 ml मतलब कि वी फाइनल इसका क्या हो गया 1000 ml। ये हम डाइल्यूटेड टू काट काट देते हैं, 800 ml इसको पानी मिलाया गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ गए। एक बार देख लो यहाँ से यहाँ तक मोलैरिटी तो क्लियर हो गई थी। डाइल्यूशन एक बार चेक कर लो।
ओके है, ओके है, ओके, 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 बहुत बढ़िया। चलो अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं। सो एनसीईआरटी का हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉब्लम नंबर 1.7। यहाँ पर क्या बोला है, कैलकुलेट द मोलैरिटी। अब आपको मोलैरिटी निकालने बोला तो सबसे पहले लिख लो मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है। सो हम जानते हैं मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय इनटू 1000। ठीक है, ये होता है मोलैरिटी का फॉर्मूला। ठीक, अब यहाँ पे क्या क्या डेटा गिवन है। सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम ऑफ NaOH। 4 ग्राम NaOH डाला है। सो गिवन वेट क्या है, 4 ग्राम। मोलर मास ऑफ NaOH कितना है, 40। तो यहाँ से क्या हम मोल्स निकाल सकते हैं, कैसे, गिवन वेट बाय मोलर मास, दैट इज 4 बाई 40, दैट इज 1/10, दैट इज 0.1। हमारे पास मोल्स हो गया। यहाँ पे मोल्स लिख देते हैं 0.1। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 250 ml। यहाँ पे 250 ml कर दिया, यहाँ पे कर दिया 1000 से मल्टीप्लाई। तो हमारे पास ये कट गया, ये कट गया, 25 से ये कटा 4 बार में, ये आया 0.1 इंटू 4, मतलब 0.4 मोल है। क्लियर है। क्या किया हमने, फिर से देखो एक बार जरा। हमारे पास क्वेश्चन में बोला कि मोलैरिटी निकालिए, ठीक है। अब हमको पता है कि मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास 250 ml सॉल्यूशन गिवन था, तो इसीलिए हमने वॉल्यूम ml वाला फॉर्मूला लगाया, तो जिसके अंदर हम पढ़े थे कि 1000 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ओके, ये स्टेप क्लियर है। सेकेंड स्टेप में बोला गया कि 4 ग्राम NaOH को डिसॉल्व किया गया है 250 ml वाटर में। ठीक है, तो 4 ग्राम NaOH को डिसॉल्व किया गया है 250 ml वाटर में। तो अब हमको इसका मोलैरिटी निकालना है। सो यहां से हमको क्या पता चल गया, यहां से पता चल गया कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो है हमारे पास 250 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 250 ml है। सो क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास मिलीलीटर में, इसीलिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या नहीं पता है, हमें नहीं पता है मोल्स कितने हैं। मोलैरिटी के फॉर्मूला में मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000 ये फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे हमें मोल्स निकालना है। सो मोल्स निकालने के लिए हमारे पास क्या गिवन है कि NaOH का मास पता है कि इतना मास NaOH डिसॉल्व किया गया है। ठीक है, ये हमें पता है। तो हमें वो इनडायरेक्टली मोल्स के बारे में बता रहा है, कि बोल रहा है कि देखो गिवन वेट है 4 ग्राम और इसका मोलर मास तो NaOH का आप निकाल लोगे, तो यहाँ से आते हैं 40 ग्राम। तो यहाँ से हम मोल्स के लिए हम क्या पढ़े थे, याद करो, हमने पढ़ा था ना कि मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मोल। अगर हमको किसी भी चीज का निकालना हो तो हम क्या करते हैं, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये करते हैं। गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास करते हैं। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गिवन वेट कितना है, दैट इज 4 ग्राम। 4 ग्राम हमारे पास गिवन वेट है और इसका मोलर मास होता है 40। सो मोल्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.1 मोल्स। फिर अब इस 0.1 मोल्स को हम इस मोलैरिटी के फॉर्मूला में रखेंगे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, देखो 0.1 मोल यहाँ पे हमने रख दिया। वॉल्यूम हमें पता था 250 ml, इनटू में कर दिया 1000। अब इसको सॉल्व करोगे तो 0.4। ठीक है, क्लियर। चलो बढ़ते हैं आगे, वेरी गुड। अब देखो ये क्वेश्चन छूट गया था हमारा मास परसेंटेज के ऊपर। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे हमने देखा नहीं था, मिस हो गया था। अब इसका सॉल्यूशन देखो क्या होता है। यहाँ पे बोला कि अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या गिवन है, मास ऑफ सब्सटेंस ए क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस ए कितना है, 2 ग्राम। ठीक है, टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर क्या है, मास ऑफ वाटर कितना है, 18 ग्राम। ठीक है, सो अब हमको दो चीजों के बारे में पता चल गया है। ठीक है, कि मास ऑफ सब्सटेंस ए कितना है, दैट इज 2 ग्राम, एंड मास ऑफ वाटर कितना है, सो वो है हमारा 18 ग्राम। ठीक है, दो दो चीजों के बारे में पता चल गया। अब हमको क्या निकालना है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। अब हमको पता है कि परसेंटेज बाय मास या फिर मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है कि वेट ऑफ सॉल्यूट, ये होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय
वेट ऑफ सॉल्यूशन, या फिर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये होता है। ओके, सो अब हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, दैट इज ये जो हमारा सब्सटेंस है ये क्या हो गया हमारे पास सॉल्यूट। अब ये कैसे पता चला, देखो मैंने बोला था ना कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट हम कैसे पहचानेंगे, जिसका अमाउंट कम है, जिसका अमाउंट कम है, अमाउंट कम है, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। सॉल्वेंट हम कैसे पता करेंगे, सॉल्वेंट वो क्या होगा कि जिसका अमाउंट ज्यादा है, क्या है ज्यादा है, वो क्या होगा हमारा सॉल्वेंट होगा। क्लियर। सो सॉल्यूट जिसका अमाउंट कम है, किसका अमाउंट कम है, सो यहाँ पे बोला कि जो हमारा सब्सटेंस ए है वो कितना है 2 ग्राम है, इसका अमाउंट कम है। जो हमारा सब्सटेंस बी है दैट इज वाटर, वो कितना है 18 ग्राम है। ठीक है, तो जिसका अमाउंट कम है यानी कि 2 ग्राम वाला वो हो गया सॉल्यूट, और इसका अमाउंट ज्यादा है वो हो गया सॉल्वेंट। क्लियर। अब यहाँ से सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, सो हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन is equals to mass of solute plus mass of solvent, यही लिखेंगे। सो देखो, तो मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना है 2 ग्राम है, ठीक है, और मास ऑफ सॉल्वेंट वो कितना है 18 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 20 ग्राम हो जाएगा, हो गया 20 ग्राम, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में रख दो, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 2 ग्राम, और यहाँ पे हो गया वेट ऑफ सॉल्यूशन 20 इंटू में 100, तो यहाँ से ये कट गया 10 बार में, यहाँ से यहाँ एक जीरो कट गया, सो मास परसेंटेज 10%। क्लियर है, देख लो एक बार फिर से, कोई दिक्कत, ओके नाइस, बढ़ते हैं आगे। चलिए, अब यहाँ पर हम एक अपना नया टॉपिक सीखते हैं, मोलालिटी। ठीक है, इसके बाद हम इस मोलारिटी और मोलालिटी ये दोनों मिला करके क्वेश्चन पूछा जाता है। नहीं विश्वास है, देखो देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास मोलालिटी निकालना है और गिवन है हमारे पास मोलालिटी और डेंसिटी। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को हम सीखेंगे कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम पहले यहाँ पे सीख लेते हैं मोलालिटी क्या होता है। ठीक है, देखो मोलालिटी क्या होती है, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इस चीज को ना आप अंडरलाइन कर लीजिए ऐसा, ठीक है, ऐसा आप अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज मोलारिटी, व्हाट इज मोलालिटी, है ना, व्हाट इज 1 मोलर ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज 1 मोलर ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे करके पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए, स्मॉल एम से दिखाते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था कि मोलर मोलल मोलल होता है इसका शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, स्मॉल एम से दिखाते हैं। और मोलर, मोलर हम कहाँ यूज करते हैं, मोलर हम यूज करते हैं मोलारिटी के लिए। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, और इसके लिए हम यूज करते हैं मोलल। ठीक है, ठीक है, अब देखो जैसा कि हमने मोलारिटी में पढ़ा था कि इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे हम सॉल्वेंट ले रहे हैं, यहाँ पर हम क्या लेते हैं सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, बस यही डिफरेंस है कि हम यहाँ पे क्या लेते हैं सॉल्यूशन लेते हैं इन केस ऑफ मोलारिटी में, लेकिन यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं सॉल्वेंट का मास ले रहे हैं, सॉल्वेंट का मास ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं, यही डिफरेंस है दोनों के अंदर। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का फॉर्मूला अलग अलग है, एक जैसा करके यूज नहीं करना है। ठीक है, सो मोलालिटी इट इज स्मॉल एम, ये क्या होगा हमारे पास कि नंबर ऑफ मोल्स, number of moles of solute which is present in weight of solvent, weight of solvent या weight of solvent in kg,
वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी ये लेते हैं, ठीक। सो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आया, स्मॉल m इज इक्वल्स टू, अच्छा रुक जाइए, ठीक है, ये आप समझ गए। उसी तरीका से जैसे कि हमने पढ़ा था कि अगर सॉल्वेंट का मास ग्राम में गिवन है तब क्या होगा, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, जैसे हमारा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है, कि हम यहाँ पे सॉल्यूट का क्या ले रहे हैं, मोल्स, एंड यहाँ पे हम लोग सॉल्वेंट का क्या ले रहे हैं, मास, मास ले रहे हैं वो भी इन किलोग्राम के अंदर, ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है। अब देखो अगर कहीं पर ऐसा लिखा हो कि determine the molality of the solution, determine the molality of the solution, ठीक है, if 2 moles of solute, 2 moles of solute is dissolved in, 2 moles of solute is dissolved in 2 kg of solvent, तब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बताओ, बनेगा, बना लिया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे गिवन क्या है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है हमारे पास, 2 मोल, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास यहाँ कितना गिवन है, दैट इज 2 kg, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2 मोल गिवन है, मास ऑफ सॉल्वेंट 2 kg गिवन है। देन हम यहाँ पे मोलैलिटी हम क्या लिखेंगे, मोलैलिटी लिखेंगे हम यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ये लिखेंगे। सो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 2/2 दैट इज 1 मोलल, क्या बोलेंगे, 1 मोलल, ठीक है। नाउ अगर हमारे पास सेम क्वेश्चन ऐसा गिवन होता कि लिखा रहता कि डिटरमाइन मोलैरिटी, ठीक है, हमको बताना है क्या, मोलैलिटी बताना है, ठीक है, इफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज 2 मोल एंड मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट ये कितना है, 200 ग्राम है, तब आपको बताना है मोलैरिटी। नाउ आप यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अब आपको दिख गया है कि डेफिनेशन में क्या बोला गया है कि सॉल्वेंट का मास क्या होना चाहिए, ग्राम्स में, सॉल्वेंट का मास यहाँ पे क्या होना चाहिए, सॉरी किलोग्राम्स में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे गिवन कितना है, ग्राम में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राम को किलोग्राम में, तो हमको पता है कि 1000 ग्राम के अंदर 1 किलोग्राम होता है, ठीक है, तो इसीलिए हम लिखेंगे 1 ग्राम के अंदर 1/1000 किलोग्राम होगा, इसीलिए हम बोलेंगे कि 200 ग्राम के अंदर 1/1000 इंटू 200 इतना किलोग्राम होगा, ठीक है। सो ये कट गया, ये कट गया, मतलब 2/10 मतलब 0.2 किलोग्राम होगा। अब आपको मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम मिल गया है, दैट इज 0.2 किलोग्राम, ठीक है, और आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी पता हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या पता हो गया, दैट इज 2 मोल। अब आप मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखोगे, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। सो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.2, सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2 मोल, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा 2 मोल, और यहाँ से हमको पता चला मास ऑफ सॉल्वेंट है 0.2 kg, ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, मोलैरिटी बराबर, देखो एक मिनट रुको, हम क्या करते हैं, चीज़ों को चेंज करते हैं, यहाँ पर हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 200/1000 ये लिख देंगे, ठीक है, इतना ही केजी,
ठीक है, अब हम इस वैल्यू की जगह इस वैल्यू को यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलो। सो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास क्या है, देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है 2 मोल। ठीक है, और मास हमारे पास किलोग्राम में आ गया 200/1000। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2/200 × 1000, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये जो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया, यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि ये क्या है हमारे पास, मोल ऑफ सॉल्यूट है। ये क्या है हमारे पास, मास ऑफ सॉल्वेंट है इन ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम है, तो जब ग्राम में है तो हम यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सो अब हमारे पास एक फॉर्मूला मिल गया कि मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000। जब हमारे पास सॉल्वेंट का मास ग्राम में रहेगा तो हम सीधा 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? ओके, नाउ अब हम क्या देख रहे हैं कि मोलैलिटी बराबर क्या आ जाएगा, 2/200 × 1000। तो इसको सॉल्व करोगे आप, 10 यहाँ से कटेगा, यहाँ से कट जाएगा, और ये आ जाएगा 10 मोलल। ठीक है, 10 मोलल। क्लियर है? सो अब आपको ये पता चल गया कि हमारे पास मोलैलिटी निकालने के लिए दो फॉर्मूला है। ठीक है, दो फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये फॉर्मूला है एक। और एक दूसरा फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000। ये मोलैलिटी निकालने के लिए दो फॉर्मूला हमारे पास हो गया। ठीक है, अब हम समझ गए हैं कि मोलैलिटी क्या होता है। ठीक, अब चलते हैं अपने वो क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये स्कूल में आता है। ठीक है, इसीलिए इसको ध्यान से समझना। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है, देखो इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, उस पेज पे लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है तो हो नहीं पाएगा। स्लाइड एंड हो गया है। ओके, 1 मिनट, स्लाइड बनाने दो। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है कि मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या है बताओ, 3 मोलर है। ठीक है, और हमारे पास क्या गिवन है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन हमारे पास कितना गिवन है, 1.25। बस हमारे पास इतना ही गिवन डेटा है। ठीक है, और हमको ये क्या डिटरमाइन करना है, हमको डिटरमाइन करना है मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन ये हमको डिटरमाइन करना है कि क्या होगा। ठीक है, अब देखो, अब सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, कैसे बनेगा देखो। अब हमको पता है कि डेंसिटी यहाँ पे क्या है हमारे पास सॉल्यूशन का, 1.25 ग्राम पर ml है। ओके, अब देखो क्या हम डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या ऐसा लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू डेंसिटी। ठीक, अब ये हमारे पास गिवन है कि ये 1.25 है। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखिए क्या हमारे पास गिवन है कि मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, नहीं। क्या हमारे पास गिवन है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, नहीं। हमारे पास कुछ गिवन डेटा नहीं है। सो अब हम देखिए क्या हम लिख सकते हैं कि हम एज्यूम कर लेते हैं। देखो जब भी हमारे पास क्या हो, ऐसा सिचुएशन आ जाए कि ना हमारे पास
मास भी नहीं पता है, ना हमें वॉल्यूम भी नहीं पता है। सो इन दिस केस हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कोई पर्टिकुलर डेटा को। क्या एज्यूम कर लेते हैं, चलिए हम एज्यूम कर लेते हैं, let us consider volume of solution let us consider volume of solution is equals to 1000 ml। ये हम कंसिडर कर लिए अपने मन से, ठीक है, वॉल्यूम को हम कंसिडर कर लिए 1000 ml, ठीक है। अब देखिए, अब आगे सॉल्व करते हैं। सो अब हमको पता है कि डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन हमारे पास 1.25 है, ठीक है। और वो मास ऑफ द सॉल्यूशन हमें नहीं पता क्या है, मास ऑफ द सॉल्यूशन अब हमें नहीं पता, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हमने एज्यूम किया तो 1000 हो गया। सो क्या यहाँ से हम मास ऑफ द सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, यहाँ से मास ऑफ द सॉल्यूशन निकाल सकते हैं 1.25 इंटू 1000, तो ये हो गया 1250 ग्राम। ये समझ में आया। मास ऑफ द सॉल्यूशन हमने कैसे निकाला, हमने एज्यूम कर लिया कि वॉल्यूम क्या होगा 1000 ml होगा, तो यहाँ से हम मास ऑफ द सॉल्यूशन निकाल दिए 1250 ग्राम। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब हमें पता चल गया कि मास ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 1250 ग्राम। अब हमको ये पता है कि मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या होता है, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट वो होता है मास ऑफ द सॉल्यूशन, जो कि आएगा 1250 ग्राम। कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। सो अब ना हमें पता है मास ऑफ द सॉल्यूट, ना हमें पता है मास ऑफ द सॉल्वेंट, तब हम कैसे निकालेंगे। देखो, अब बोलोगे कि ये निकालने का क्या नीड है, आपको क्या निकालना है, देखो आपको निकालना है मोलालिटी। और मोलालिटी के अंदर आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेते हो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेते हो, और यहाँ पे क्या करते हो, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हो इन किलोग्राम, ये करते हो ना। सो यहाँ पे आपको मास ऑफ सॉल्वेंट ये डिटरमाइन करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। गिवन क्या है हमारे पास, एक और बात गिवन था कि 3 मोलर NaCl सॉल्यूशन है, 3 मोलर NaCl सॉल्यूशन है। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि 3 मोल ऑफ NaCl is present in 3 mole of NaCl is present in 1 liter of solution। क्या हम लिख सकते हैं यहाँ से, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 3 mole of NaCl is present in 1 mole of 1 liter of solution। अब ये 3 mole of NaCl क्या है, क्या ये मोल ऑफ सॉल्यूट है, क्या ये मोल ऑफ सॉल्यूट है। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि देयरफॉर मोल ऑफ सॉल्यूट बराबर 3 मोल। क्या ये हम लिख सकते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट बराबर 3 मोल। और अब हमको यहाँ पे क्या बात पता है, अब हमको पता है कि मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू गिवन वेट बाय मोलर मास। ये हमको पता है कि मोल ऑफ सॉल्यूट बराबर गिवन वेट बाय मोलर मास। ओके, सो अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास मोल ऑफ सॉल्यूट पता है, ठीक। अब आपको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी पता होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ये आपको पता होगा कितना है कि NaCl का होता है 58.5 ग्राम, ठीक। आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता हो गया, अब आपको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पता हो गया, ठीक है। अब देखो मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको पता हो गया 3 मोल है, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट ये आपको नहीं पता कितना है, मोलर मास हो गया 58.5। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो क्या गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट निकालो, दैट इज 3 इंटू 58.5, ये आ जाएगा आपको इंटू 58.5, ये आ जाएगा 175.5 ग्राम। अब आपको यहाँ से ये क्या पता चला, आपको यहाँ से पता चल गया मास ऑफ सॉल्यूट।
अब आपको यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूट पता चल गया। ठीक है, अब हम पीछे जाते हैं। अब देखो, अब हमारे पास यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूट अब हमको पता चल गया है, ये बात हमको पता चल गया है। अब हमको पता है कि इसका टोटल सॉल्यूशन का क्या मास है। तो क्या हम यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं? देखो, अब क्या हम यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 1250 ग्राम। अब मास ऑफ सॉल्यूट हमें पता चल गया कि 175.5 ग्राम है। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट हमको नहीं पता है, इज इक्वल्स टू 1250 ग्राम। सो क्या हम यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं? क्या मास ऑफ सॉल्वेंट हम कैसे निकालेंगे? देखो, 1250 माइनस 175.5, ठीक है, जो कि हमारा हो जाएगा 1074.5। देखो, 1250 माइनस 175.5, हाँ 107.5 ग्राम हो जाएगा। अब देखो, अब आपको मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? मोलैलिटी निकालना है। अब मोलैलिटी आप कैसे निकालोगे? सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम में है। हाँ, यहाँ पे ग्राम में 1250 ग्राम आया था, देखो, है ना। तो यहाँ पे ग्राम में है, तो हम यहाँ पे ये ग्राम में लिखेंगे, तो ग्राम में यूनिट है, तो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब आपके पास डेटा सारा गिवन है। ठीक है, आपको यहाँ पे डेटा क्या गिवन है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3 मोल। ठीक, तो हमने यहाँ पे लिख दिया मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3 मोल। मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया 1074.5 इंटू में 1000। ठीक है, तो 3 डिवाइडेड बाई 1074.5 इंटू में 1000, ये हो गया 2.79 मोल सॉल्यूशन। क्लियर है? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है जो स्कूल के एग्जाम में एकदम पूछा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लो। हमारे पास क्या गिवन था? हमारे पास बस गिवन डेटा था कि 3 मोलर का सॉल्यूशन और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.25 है। तो हमारे पास यहाँ डेंसिटी गिवन थी, सॉल्यूशन का क्या डेंसिटी है। सो डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन से हम निकाल सकते हैं क्या, कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को हम लिख सकते हैं मास ऑफ द सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब क्योंकि दोनों डेटा नहीं गिवन है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि वॉल्यूम सॉल्यूशन हमारे पास 1000 ml है। ठीक, तो अब यहाँ से लिख सकते हैं कि 1.25 इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम हमने माना था 1000, तो यहाँ से हमको मास ऑफ द सॉल्यूशन मिल गया 1250 ग्राम्स। ठीक है, अब हमने मास ऑफ द सॉल्यूशन को लिख दिया, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1250 ग्राम। ठीक, अब आपको मास ऑफ सॉल्यूट नहीं पता है, मास ऑफ सॉल्वेंट भी नहीं पता है। अब आपको लेकिन क्या गिवन है इनडायरेक्टली, 3 मोलर का NaCl है, 3 मोलर का NaCl का सॉल्यूशन, ये आपको पता है। तो हम लिख सकते हैं क्या कि 3 मोलर NaCl सॉल्यूशन का मतलब होता है कि 3 मोल NaCl प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर, ये हमने पहले भी पढ़ रखा है, 3 मोल NaCl प्रेजेंट है 1 लीटर के सॉल्यूशन में। सो अब हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है? 3 मोल। मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3 मोल है। अब हम यहाँ पे मोल का फॉर्मूला लगा करके यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट विच इज डिजोल्व इन सॉल्यूशन, विच इज डिसॉल्व इन सॉल्यूशन। तो हमारे पास आता है 175 ग्राम। अब यहां से हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट हमको मिल गया विच इज डिसॉल्व इन सॉल्यूशन, दैट इज 175 ग्राम। अब यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला यूज किया जो हम पीछे यहाँ पे लिखे थे, ये इक्वेशन को यूज करके हम यहाँ से निकाल लिए मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा निकला 1074.5 ग्राम। अब इस वैल्यू को हमने यहाँ पे रख दिया मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि मोलैलिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट था हमारा 3,
मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया 107.74.5 इंटू 1000 कर देंगे, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 2.79 मोलर सॉल्यूशन। क्लियर है? बहुत बढ़िया, एक बार देख लो फिर से खुद से, ठीक है। मोलैरिटी से देख लो, मोलैरिटी से देख लो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम्म, 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 बहुत बढ़िया, ठीक है। अब एक और टॉपिक आपको पढ़ना है, पीपीएम, ठीक है। ये पीपीएम का क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, तो हमें स्लाइड्स ऐड करने दीजिए, फिर हम पीपीएम पे आते हैं। ओके, देखो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, पीपीएम, ठीक है, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। इसके बाद हम चैप्टर एंड हो जाएगा, ठीक है। बस हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और फिर हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो पूरा सब कोई अच्छे से रिवाइज करके रखना, ठीक है, एकदम एकदम अच्छे जोश के साथ पहले चैप्टर को एंड करेंगे और उतने ही जोश के साथ नया चैप्टर बिगिन करेंगे, ठीक है। चलो लास्ट टॉपिक है पीपीएम। व्हाट डज पीपीएम मीन? पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। ओके, हम लोग यहाँ पर पीपीएम जो है, ये भी क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा कंसंट्रेशन को, ये भी एक कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। जब बहुत ज्यादा बिगर अमाउंट रहेगा, बहुत ज्यादा हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है, और उसके अंदर हमने सॉल्यूट एकदम छोटा बहुत कम अमाउंट डाला है, ठीक है, एकदम थोड़ा अमाउंट डाला है, दैट इज कॉल्ड पार्ट्स, मतलब एक छोटा पार्ट है वहां पर, ठीक है। देखो, ओके नाउ, हम पीपीएम को कहाँ यूज करते हैं? हम पीपीएम को यूज करते हैं फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन, फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, राइट। नाउ हम बाकी सारे यूनिट्स की तुलना में इसको कहाँ पे कंपेयर करते हैं, ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो, जब हमारा अमाउंट जब हमारा अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या फिर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट वेरी लार्ज है, वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू, ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के, ठीक है, तब हम यहाँ पे यूज करते हैं पीपीएम। समझ में आया? तब हम यहाँ पे पीपीएम यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो कहाँ कहाँ यूज होता है ये समझ लो पहले, कि जैसे कि आप निकालते हो अमाउंट ऑफ डस्ट, अमाउंट ऑफ डस्ट इन एयर, ठीक है, ये अगर आपको निकालना हो तो एयर का वॉल्यूम काफी ज्यादा है, काफी लार्ज अमाउंट वॉल्यूम है एयर का, उसके अंदर कितने डस्ट के पार्टिकल है, तो वहां पे हम किसको कंसिडर करेंगे? पीपीएम के, वहां पे हम पीपीएम कंसिडर करेंगे, वहां पे एयर का वॉल्यूम काफी ज्यादा कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, तो इसीलिए हम पीपीएम कंसिडर करेंगे। और क्या निकालना है? अगर हमको निकालना हो अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट, पॉल्यूटेंट इन रिवर वाटर या सी वाटर, ठीक है, सो वहां पे भी हम क्या कंसिडर करेंगे? पीपीएम कंसिडर, कितना अमाउंट पॉल्यूटेंट का वाटर के अंदर डिजोल्व है, तब हम वहां पे भी पीपीएम का कंसिडर करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं, जैसे हमने मास परसेंटेज में देखा था उसी तरह हम पीपीएम में देख रहे हैं। पीपीएम में क्या होता है कि ये होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, ये होता है क्या? वेट ऑफ सॉल्यूट which is dissolved in solution into में 10 का पावर 6, ठीक है। बस यही यहाँ पे इसका फॉर्मूला है, ज्यादा हमें कुछ नहीं समझना है, इतना इसी से बस क्वेश्चन आ जाएगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। वहां पे गिवन होता है पीपीएम इसका इतना है, सो आपको बता देना है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व होगा। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है हमारे पास,
ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी वाइज सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, जितना हमारे पास कंसंट्रेशन से क्वेश्चन आएगा, जितना हमारे पास पीपीएम से क्वेश्चन आएगा, जितना हमारे पास मोलैरिटी से क्वेश्चन आएगा, सारा चीज को कवर कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हमने जो लिया था लिमिटिंग रिएजेंट का टॉपिक, याद कर लो। लिमिटिंग रिएजेंट का जो हमने टॉपिक लिया था, ठीक है, उसको भी आप सबको रिवाइज करके आ जाना, उसको भी सबको रिवाइज करके आ जाना, क्योंकि यहाँ पे अब जो हमने पढ़ा है अभी हाल में मोलैरिटी मोलैलिटी, ये जो कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा है ना, अब इसको यूज करके अब क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का बनता है। ठीक है, सो इसीलिए हम जब यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, सो आपको स्विच करने में तकलीफ ना हो, इसीलिए आप सबको रिवाइज करके आना। ठीक है, सो यहाँ पे हमको क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन आएगा कि कंसेप्ट ऑफ मोलैरिटी इन लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ मोलैरिटी इन लिमिटिंग रिएजेंट, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। पहले हमने सिर्फ मोल्स के ऊपर बात की थी लिमिटिंग रिएजेंट को कंसिडर करते हुए, अब यहाँ पे हम मोलैरिटी के ऊपर भी बात करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट को कंसिडर करते हुए, तो ये दोनों चीजों को आपको अब रिलेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके रिगार्डिंग हम और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस ऑन मोलैरिटी मोलैलिटी। ठीक है, मोलैरिटी मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये सबको आप रिवाइज करके आना बढ़िया से। ठीक है, W/W परसेंटेज, इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में हम ढेर सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।